फ्रेंड्स टू नमस्ते फेस विद गॉड सर। ग्रेविटेशन चैप्टर बच्चे हमने स्टार्ट कर दिया है और उसमें मैंने आपको कैप्टरस प्लैनेटरी मोशन बता दिए सारे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए और उसके साथ फिर मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आगे चलेंगे। लेकिन जो आज से ही बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दिया जाए कि 11th का हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी एंड रोटेशन, ये कंप्लीट 3 बच्चे यूनिट हो चुके हैं और इन सब की प्लेलिस्ट है, तो आप उनको देखिए बिकॉज दीज चैप्टर्स आर रियली द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। और ये 11th के लिए तो है लेकिन बच्चे ये बेसिक होता है और 12th में जो चैप्टर्स आएंगे उनका भी ये बेस है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। और उसके साथ साथ बच्चे मैंने उनके क्वेश्चंस भी कराए हैं। जैसे लॉज ऑफ मोशन है तो उसका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमने उसमें अपलोड किए हैं, उसका मतलब उसका वीडियो लेक्चर बनाकर। सिमिलरली वर्क पावर एनर्जी है उसके क्वेश्चंस कराएं, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराएं। रोटेशन के क्वेश्चंस उसमें अपने वीडियो लेक्चर में मिलेंगे आपको, उसके भी हमने कराए हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको पता पड़ेगा कि भाई रियलिटी में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेक्चर के साथ साथ मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ लेकिन उसके अलावा हम एक बिल्कुल सेपरेट बिल्कुल स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का एक लेक्चर बनाते हैं, वीडियो लेक्चर। तो उससे आपको और फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो चलिए अब हम ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट अस गो टू द लेक्चर। सी दिस, ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था और उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी बच्चे ये ध्यान रखा करो। ये जो फिजिक्स में करा रहा हूँ ना ये असर्शन रीजन में होती है। ठीक है, जब से हमारा ये एम्स के लिए अलग से एग्जाम नहीं हो रहा है तो नीट में असर्शन रीजन के टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसी जेई में आपका असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो तभी होते हैं जब बच्चे को फिजिक्स पढ़ाया जाए। ये नहीं कि फॉर्मूला दे दिया, क्वेश्चन करा दिए, उससे कोई सिलेक्शन होते हैं? कितने सिलेक्शन होंगे? कुछ नहीं होंगे। तो कंपटीशन जो है बच्चे उसमें पूरा आपको होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। पूरी फिजिक्स आती है नहीं, पूरी केमिस्ट्री आती है नहीं, ये नहीं सुपरफिशियल तो ना चलता है। सुपरफिशियल से कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा क्या, मुझे बताओ। तो इसलिए कंपटीशन में भी वो इन डेप्थ क्वेश्चन डाले जाएंगे और इन डेप्थ क्वेश्चन के लिए बच्चे आपको इन डेप्थ पढ़ाने वाला होना चाहिए और इन डेप्थ बच्चे आपको सीखने वाला चाहिए। सीखिए। तो ये मैंने जो बताए हैं आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट मासेस के लिए है। नॉन या स्फेरिकल के लिए, नॉन सिलेंड्रिकल बॉडीज के लिए यदि लगाना है तो बच्चे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया। दिख रहा है ये क्वेश्चन? चलिए आगे। अब वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको करा दिया था, सेंट्रल फोर्सेस सब बता दिए थे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हों तो हम कैसे सॉल्व करें, उसको कैसे निकालें। तो उसके लिए होता है, उसका नाम है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्योंकि बच्चे फोर्सेस जो है ना वो क्या है, फोर्सेस क्या होते हैं बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो यदि आपके पास एक से ज़्यादा पॉइंट मासेस हैं और उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट मास पर फोर्स निकालना है तो फोर्स को हम कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं? वेक्टर के हिसाब से या अलजेब्रा के हिसाब से? अलजेब्रिकली ऐड तो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो वेक्टरली यानी कि वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें वही लिखना है, द रिजल्टेंट फोर्स, the resultant force on a point mass
resultant force on a point mass due to group of point masses, ग्रुप को मैं जीपी लिख दूंगा या क्लस्टर ऑफ पॉइंट मासेस, ग्रुप ऑफ पॉइंट को बच्चे पीटी लिख रहा हूं, ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस, ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस इज कौन सा सम, ये बताएं, वेक्टर सम, ये मैं अलग कलर से लिखा है, द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस due to each point mass on point mass under observation या under study। समझ में आया आपको? नहीं, the resultant force on a point mass due to group of point masses is vector sum of forces due to each point mass on point mass under study। जिस point mass पर आपको resultant force निकालना है उस पर आप इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल मासेस से फोर्स निकालिए और उनका वेक्टर सम करिए। वेक्टर सम इज मस्ट, वेक्टर सम, समझ में आ रहा है? ये वेक्टर सम बहुत जरूरी है। अब हम एक बार देख लेते हैं, चलो पॉइंट मासेस ले लेते हैं। सपोजिंग एक ये पॉइंट मास है, इस पर फोर्स निकालना है, तो एक पॉइंट मास इधर है, एक पॉइंट मास इधर है, एक पॉइंट, इसको आप जितना टफ करना चाहे कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं। तो सपोजिंग ये बच्चे पॉइंट मास मान लीजिए m1 है, ये सपोजिंग m2 है, ये कोई mith है, ये कोई mn है, माने n पॉइंट मासेस है। इन सब का बच्चे हो सकता है इनका ओरिजिन लेकर इन सबका पोजीशन वेक्टर दिया हो, वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर कहीं एक रेफरेंस फ्रेम लेकर ऐसे मैंने एक रेफरेंस फ्रेम पकड़ लिया, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और ये बच्चा ओरिजिन, ये x एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ध्यान रखना, क्लॉकवाइज मत बना देना, बहुत पोल खुल जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये सब आपके पास है। इन सब का क्या होगा? इन सब का पोजीशन वेक्टर होगा, जैसे इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है, इनका पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर, इन सब के पोजीशन वेक्टर दे रखे होंगे। ठीक है, जैसे ये मैं लिख दूं r1 वेक्टर, एक मिनट, ये सपोजिंग r1 वेक्टर है, ये सपोजिंग r2 वेक्टर है, ये सपोजिंग ri वेक्टर है, ये सपोजिंग rn वेक्टर है, और हमें बच्चे इस मास m1 पर फोर्स निकालना है। तो हमने सबसे पहले लिख देते हैं, लेट अस टेक n point masses as shown with their position vectors। ठीक है, with their position vectors। चलो, अब हमें माना रिजल्टेंट फोर्स m1 पर निकालना है। तो बच्चे जिस पर निकालना है आप अपने को वहां पर चिपका लो, आप यहाँ हैं और सबकी तरफ देखो। ठीक है, तो m1, ये देखिए m1 m2 की तरफ भी देख रहा है, ये m1 mi की तरफ भी देख रहा है, m1 m1 की तरफ भी देख रहा है। तो इस सारे के सारे इसको क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स जो मैं दिखाऊंगा आपको, तो m1 इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स m2, तो ये इसका फोर्स हो गया। m1 इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स mi, ये इधर की तरफ हो गया।
ऐसे ये इधर की तरफ हो गया। ये हो गया बच्चे F1 पर 2 की वजह से। ये हो गया बच्चे F1 M1 पर I की वजह से। ये हो गया बच्चे 1 पर N की वजह से। ये लिखने का तरीका समझ में आ गया। तो करना क्या है, द रिजल्टेंट फोर्स, यदि मैं आपका M1 पर लिखूं, द रिजल्टेंट फोर्स on M1 due to all N point masses, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? तो ये कहता है कि रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा यानी F1 पर जो रिजल्टेंट आने वाला है वो 1 पर 2 की वजह से प्लस 1 पर 3 की वजह से प्लस 1 पर I की वजह से प्लस 1 पर N की वजह से, एक मिनट, प्लस 1 पर N की वजह से, ये सारे के सारे इस तरह से करना पड़ेगा। ये बच्चे जैसे R2 है, ये R1 है, तो ये जो फोर्स होगा बच्चे इस डायरेक्शन में होगा। ये डिस्टेंस ले सकता हूं मैं R12 मान लीजिए, ये मैंने ले लिया R12, ये ले लिया मैंने R1I, ये ले लिया मैंने सपोजिंग R1N। इसकी डायरेक्शन भी ले सकता हूं मैं चाहो तो, ये R1N की डायरेक्शन बच्चे ये ले लूं इधर की तरफ, R1I की डायरेक्शन ये ले लेता हूं, R1N की डायरेक्शन ये ले लेता हूं। तो जो फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में करोगे तो बच्चे आपको पता है कि आपको यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा, यानी मैं समझा रहा हूँ अभी। थ्योरेटिकली तो ऐसा हो गया, लेकिन हम न्यूमेरिकल में क्या होता है बच्चे, जो जहाँ पर वो अटैक करता है, जो भी कंपटीशन में जो अटैक करेगा वो आपके वीकेस्ट पोर्शन पर अटैक करेगा। तो बच्चे जहाँ पर आई कैप जे कैप आए, जहाँ पर वेक्टर आए, वहाँ बच्चा हाथ पैर फूलने लगते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं अभी, चलिए से चलिए। तो चलो बच्चे इसको मैं कराऊं, तो F पहले लिख देते हैं, 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जरा इसको देखो, 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वेयर। तो बच्चों F12 वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पहले तो मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दिया कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन 1 M1 पर M2 की वजह से, तो M2 M1 को अटैक कर रहा है, तो इधर की तरफ फॉर्मूला लगेगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वेयर। R क्या लिख दिया मैंने, R12, इसकी जगह मैंने लिख दिया R12। ये तो बच्चे हो गया आपका अभी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन लेने के लिए हमें R12 की तरफ, जो F12 है उस उधर की तरफ मैंने एक R12 वेक्टर लिया है, तो ये R12 वेक्टर ये है, ऐसे बच्चे ये R1N वेक्टर है, ये R1I वेक्टर है, तो R12 कैप मैंने यहां लगा दिया। R12 कैप क्या होगा, पहले R12 वेक्टर बता दो, ये R12 कैप जो होगा वो R12 वेक्टर, सॉरी, R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12। R12 क्या है जरा देखो एक बार, ये जो वेक्टर है देखो,
ट्रायंगल ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो R12 का बच्चे टेल ही है, हेड ही है, तो हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा R12 जो वेक्टर है, यदि आप ध्यान से देखो, दिस विल बी, दोबारा देख लो, ये वेक्टर है यहां से यहां पर, तो दिस माइनस दिस, तो दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको लिखने का तरीका बताया। सिमिलरली बच्चे वन पर आई की वजह से वन पर आई की वजह से निकालें, R1 आई वेक्टर इज इक्वल टू जी M1 MI अपॉन R1 आई का स्क्वायर इंटू R1 आई कैप। R1 आई कैप, R1 आई कैप क्या है, R1 वेक्टर, सॉरी नहीं, R आई वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखो जरा, डिवाइडेड बाय, पहले तो मैं R1 आई वेक्टर बता रहा हूं, और R1 आई कैप जो है इज इक्वल टू R1 आई वेक्टर अपॉन R1 आई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास वो आ जाएगा वन पर एन की वजह से। सिमिलरली F1 एन इज इक्वल टू जी टाइम्स M1 MN अपॉन R1N का स्क्वायर इंटू R1N कैप। R1N कैप देख लो किधर है, R1N कैप R1N वेक्टर की तरफ R1N कैप होगी। एक्सक्यूज मी। तो ये मैंने आपको लिखने का तरीका बताया, अब आपको पूरा का पूरा रिजल्टेंट फोर्स हम निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन M1, रिजल्टेंट फोर्स ऑन M1, तो ये कितना आ गया बच्चे, F1 पर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल, ये सारा सारा लगा देते हैं, जी कॉमन ले लेते हैं, चलो M1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे M2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस तो ऑन ऐसे MIth अपॉन R1I का स्क्वायर इंटू R1I कैप प्लस सो ऑन, ये हमने लिख दिया। तो ऐसे मैंने अभी और जनरलाइज नहीं किया, तो F1 पर रिजल्टेंट फोर्स बच्चे ये आ गया। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से फोर्स बन रहा है। करेक्ट, ये तो मैंने आपको, अब क्वेश्चन जब करेंगे ना तो इससे आपको क्लियर होगा कि हम कैसे अप्लाई करें। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और उसका कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा बच्चे। कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में सिंपल सा एक सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट मासेस है, सपोजिंग एक मास m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है, and these three masses are kept at the corners of an equilateral triangle। इसकी साइड A है, और ये बच्चे A कॉर्नर है, ये B कॉर्नर है, ये C कॉर्नर है। अब आपसे पूछ सकता है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालो। रिजल्टेंट फोर्स
on M at A, resultant force on M at A। तो A पर हमें पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो करना क्या तरीका है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे कि आपको बच्चे A पर फोर्स निकालना है, तो आप अपने को मानो आप A हैं, B की तरफ देखिए, तो B क्या कर रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो गया बच्चे अट्रैक्शन का फोर्स। इधर ये हो गया फोर्स ऑन A ड्यू टू B। सिमिलरली बच्चे C भी A को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो गया इधर, दिस इज फोर्स ऑन A ड्यू टू C। ये एंगल आपको पता है 60 डिग्री। वैसे मैंने आपको रिजल्टेंट बता रखा है कि यदि आपके पास दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रोम्बस लगाकर, ठीक है, उसका मैं बता दूंगा। चलो, तो सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना है, इस चैप्टर में ज्योमेट्री है, फिजिक्स में ये चैप्टर्स के थे ज्योमेट्री, पहले कंप्लीट ज्योमेट्री करिए, उसके बाद देखो क्या होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो इसके पैरेलल यहाँ से, इसके पैरेलल यहाँ से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, ये बच्चे बन गया रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स F on A, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स F on A, ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो अब हम कैसे करें बच्चे, पहले आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालो कि फोर्स ऑन A ड्यू टू C इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 M2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सिमिलरली बच्चे इतना ही F ऑन A ड्यू टू B है, तो दोनों फोर्स इक्वल है। यदि दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, जैसे आपके पास एक फोर्स ये F है, एक फोर्स बच्चे ये F है, इनके बीच में थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट निकलता है, क्या फॉर्मूला था बताओ, 2F इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब यहां पर आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन A, तो हमने मान लिया F से, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन A इज इक्वल टू 2 इंटू एफ कितना है, GM स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा कितना है 60, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 √3 बाई 2 से 2 कट जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स एफ ए इज इक्वल टू GM स्क्वेयर इंटू √3 अपॉन A स्क्वेयर, और बच्चे ये एंगल आपको पता है बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा। समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चन किया मैंने। तो रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है आपसे A पर, इन ये ट्रायंगल थे, तीनों कॉर्नर्स पे एक एक मास रखा है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स ये हो गया। अब बच्चे एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं, उसको ध्यान रखना कि उसको एज ए फॉर्मूले भी, एक एज ए थ्योरम भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि यदि आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन है, और आपके पास इक्वल लाइक, मतलब लाइक तो मैं चार्ज की तरह से कर रहा हूं, नहीं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, इक्वल पॉइंट मास, equal point mass are equal point mass is capped, equal point mass is capped at each corner,
या ईच कॉर्नर ले लो, वर्टेक्स ले दो, चलो ईच कॉर्नर। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन a point mass at geometrical center is always 0। ये आपको बच्चे ध्यान रखना है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पॉइंट मास एट ज्योमेट्रिकल सेंटर इज ऑलवेज 0। रेगुलर पॉलीगन है और इक्वल पॉइंट मास बच्चे रखे हैं हर कॉर्नर पर। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले सकते हैं, कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले लो। ठीक है, मैंने एक रेगुलर पॉलीगन ले लिया है। यहाँ पर बच्चे एक मास ले लेते हैं m0। यहाँ पर बच्चे m m m m m m, ठीक है। और इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बच्चे 0 होगा इस O पर। ज्योमेट्रिकल सेंटर O ले लेता हूँ, क्योंकि देखो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, कैंसिल आउट, ये अट्रैक्ट, ये सारे आपस में कैंसिल आउट होगा। तो m0 पर जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, तो फोर्स ऑन m0 रिजल्टेंट विल बी ए नल वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास देखो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे हमारे पास ये जो 1 2 3 4 5 इन सब का जो सम है और 6 का, उन सब का सम 0 हुआ। यानी कि फोर्स ऑन m0 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन m0 ड्यू टू 2 प्लस सो ऑन f ऑन o ड्यू टू 5 प्लस f ऑन o ड्यू टू 6, ये सब मिलकर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसको अलग से ले लूं, ये वाला, यदि आप इसको ध्यान से देखो, यानी कि आपके पास 6 कॉर्नर है, तो 5 कॉर्नर्स का जो इफेक्ट है, देखो ध्यान से, FO1, थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं बच्चे, लेकिन इससे जो रिजल्ट बनेगा आपका, जो 5 का सम है, that will be negative of the third one, the sixth one। मतलब एक अकेला सब पे भारी, ये तो मतलब हुआ। यानी छठा जो है ये वाला, जो इस पर फोर्स लगा रहा है ऐसे, इन सारे सब का मिलाकर सम वो इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा। एक अकेला सब पर भारी, मैं लिख रहा हूं हिंदी में, एक अकेला, हिंदी में लिख रहा हूं बच्चे, सब पर भारी। ये केवल रेगुलर पॉलीगन पर लगेगा। तो ये हमारे एक मास्टर की बन गई कि हमारे पास ये बच्चे एक पॉइंट मास है m0, इन सारे के सारे जो आपके मासेस थे 5, 1 2 3 4 5,
इन सब का इफेक्ट, इन सब का इफेक्ट बच्चे माना इधर है, तो जो छठा है, छठवां इधर है, तो ये अकेला छठा, ये वाला, ये अकेला इसको कट कर देगा, यानी कि दिस इज फोर्स ऑन O due to sixth, and this is force on O due to 1 plus force on O due to 2 plus force on O due to 3 plus force on O due to 4 plus force on O due to 5, इन सब का वेक्टर सम। तो ये पांचों जितना ताकत लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगा रहे हैं, छठा उतना ही इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। एक अकेला सब पे भारी, इसका मतलब यदि एन साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो n-1 पॉइंट मासेस की वजह से जो फोर्सेस लग रहा है उनका वेक्टर सम वो nth के इक्वल एंड अपोजिट होगा। जनरलाइज आगे समझ में नहीं, ये सारी चीजें ध्यान रखना। तो जनरलाइज करूं इसको, जनरलाइजिंग फॉर n पॉइंट मासेस, जनरलाइजिंग फॉर n पॉइंट मासेस, तो क्या होगा बच्चे बोलो। तो आपके पास 1 O पर 1 प्लस O पर 2 प्लस सो ऑन O पर n-1, इन सब का जो इफेक्ट है उस सब का इफेक्ट O पर nth की वजह से जो फोर्स होगा उसके अपोजिट होगा। आया समझ में नहीं? तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक कॉर्नर पर मिस कर देता है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। तो कॉर्नर पे मिस कर दोगे तो इसका मतलब वहां पर मिसिंग रख दो, तो मिसिंग जहां पर कॉर्नर था वहां पर एक मास रख दो, वैसा ही तो वो जिधर फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिमेनिंग का होगा। तो ये शॉर्ट तरीका हो गया। तो इस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं कि सपोजिंग हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता। ये m है, ये m है, ये m है, ये m है, ये बच्चे यहाँ पर ये मिसिंग है, ये वाला आपका मिसिंग है। ये आपके पास मिसिंग चार्ज है। तो चार्ज देखो, दिमाग में चार्ज समझ में आ रहा है ना मिसिंग मास, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में बच्चा पहला चैप्टर है ना, वहाँ पर सेम टॉपिक्स हैं। तो ये आप ये समझ लो कि यू विल बी बेनिफिशियल आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, यानी कि ये 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे तो मिसिंग चार्ज बोल दिया, चार्ज आता है या मास है, तो ये मिसिंग मास है। ये मास बच्चे 1 है, ये मास मान लीजिए 2 है, ये मास मान लीजिए 3rd है, ये मास बच्चे 4th है, और ये 5th जो है वो बच्चे मिसिंग है। तो ऐसा करते हैं, तो आपसे पूछ रहा है रिजल्टेंट फोर्स, और ये जो ये डिस्टेंसेस बच्चे सब दे रखे हैं, ये सब डिस्टेंस आपका ये रेगुलर पेंटागन है, ये डिस्टेंस r दे रखा है, मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज r, ये डिस्टेंस r दिया हुआ है, r उफ r r r r r r। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन, यहाँ पर कोई m नॉट रखा है, ऑन m नॉट at geometrical center due to 1 2 3 4
due to 4 point masses. Due to 4 point masses. On m naught at 2 to 4 point masses. ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जो फिफ्थ की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन फिफ्थ जो वेक्टर है उसका मॉड इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द रिमेनिंग n-1 इन सब का माइनस हटा दिया मैंने, मॉड ले लिया ना, तो बच्चे क्या हो गया, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये कितना है, इज इक्वल टू जी, यदि यहां पर मैं m रख देता, m इंटू एम नॉट अपॉन आर स्क्वेयर, इधर की तरफ टुवर्ड्स, इसको यदि मैं P पॉइंट ले लूं, ये O है, तो इस डायरेक्शन में होता है नहीं, तो इसका इफेक्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो जी एम इंटू एम नॉट, ठीक है, इन सबका जो इफेक्ट है बच्चे वो इधर होता, सिग्मा एफ। समझ में आया नहीं, ये जो फोर्स होता है ये सिग्मा एफ होता है, ये सिग्मा एफ मान लूं मैं इसको, तो दिस विल बी सिग्मा एफ, सारे फोर्सेस का सम। हो गया, तरीका आ गया आपको, ठीक है, बस ये मैंने आपको बहुत स्पेशल चीज बता दी है बच्चे, एक और चीज करा देता हूँ, चलो। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि भाई नेट कहीं जीरो फोर्स पूछे आपसे, है ना, लोकेशन ऑफ जीरो फोर्स, लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब ये समझ लो कि हम जीरो फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, ये कह सकते हो, ठीक है। और चलो हमारे पास 2 पॉइंट मासेस है, एक पॉइंट मास ये है, एक पॉइंट मास ये है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट मास ले लेते हैं, तो इसका मान लीजिए है m1, ये है मान लीजिए m2, इनके बीच में सेपरेशन बचे r, और ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट मास है m0, ठीक है, ये m0 है मान लीजिए, तो ये इससे कितनी डिस्टेंस, इसकी पोजीशन पूछ रहा है A और B से, तो लेट m0 be at r1 from A and r2 from B। m0 r1 पर है from A and r2 from B। तो इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, m0 is in equilibrium, m0 is in equilibrium। तो बच्चे m1 जो है इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे, तो ये हो गया बच्चे फोर्स ड्यू टू m1, वन ले लेते हैं, ऐसे m2 इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, दिस इज सपोजिंग फोर्स ऑन 2, इक्विलिब्रियम है,
तो इक्विलिब्रियम पर यानी कि F1 प्लस F2 ये दोनों मिलकर 0 होने चाहिए। इसका मतलब ये है जो मैग्नीट्यूड F1 का है वो ये मैग्नीट्यूड F2 का होगा। मैंने नेगेटिव नहीं लगाया क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। F1 कितना है, G M1 M0 अपॉन R1 स्क्वेयर G M2 M0 अपॉन R2 स्क्वेयर। G से G कैंसिल हो गया, M0 से M0 कैंसिल हो गया, तो बच्चे क्या बन गया ये M1 अपॉन R1 स्क्वेयर इज इक्वल टू M2 अपॉन R2 स्क्वेयर। देखो बच्चे R1 अपॉन R2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। इसका मतलब ये हुआ कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट M1 अपॉन रूट M2। सही है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट M1 अपॉन रूट M2, ये हो गया। अब R जो है ध्यान रखना, R1 और R2 दोनों मिलकर R है, तो रेशो मेथड से कर लोगे कि R को आपने इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया R1 R2 जिनका रेशो आपका रूट M1 इज टू रूट M2 है। तो सम ऑफ रेशो क्या है, रूट M1 प्लस रूट M2। यदि रूट M1 प्लस रूट M2 होता तो R1 रूट M1 है, R है तो कितना है, रेशो मेथड आता है नहीं आपको, मैंने कई बार बताया, बच्चे पुराने आपके टॉपिक में देखना। तो रूट M1 चलो बच्चे तो R1 क्या हो गया, तो R1 इज इक्वल टू रूट M1 आउट ऑफ सम ऑफ रेशो, लेकिन R में से पूछ रहा था तो ये तरीका आगे आपको करना नहीं। सिमिलरली बच्चे R2 इज इक्वल टू रूट M2 अपॉन रूट M1 प्लस रूट M2 इंटू R। तो इस तरह से आपके पास ये, तो ये आज मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का बता दिया। देख लो एक बार ध्यान से कैसे किया मैंने, कि लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को मैंने समझा दिया, उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, वेक्टर फॉर्म में कर दिया, उसके लिए आपके पास रिजल्टेंट फोर्सेस कैसे निकालते हैं वो बता दिया। ठीक है, तो बच्चे आज हम इतना ही करेंगे, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये बेसिक चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें वेक्टर लग रहा है और ये 12th का बेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पहला चैप्टर है। इसलिए मैं बार बार गलती से मुंह से स्लिप ऑफ टंग से मास की जगह चार्ज निकलता जा रहा है, क्योंकि 12th में मास की जगह चार्ज होगा, सारे टॉपिक सेम होंगे। ठीक है, तो बच्चे कीप रिवाइजिंग।